दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने साथ ऐसा डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन और लॉस ऑफ लाइफ लेकर आया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। दुनिया ने बड़े बड़े युद्ध तो पहले भी कई देखे थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का पूरा यूटिलाइजेशन किया गया था और बहुत से वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को इसमें यूज किया गया था, जिससे डेवस्टेशन का मैग्नीट्यूड पहले से बहुत ज्यादा था। लगभग 40 मिलियन लोग मारे गए थे और 21 मिलियन लोग बेघर हो गए थे। वर्ल्ड को एक बार फिर से पीस की तलाश थी जो डिस्ट्रक्शन को रोक सके। जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस ने कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय तो पीस प्रिजर्व करना और वॉर को रोकने का मैकेनिज्म डेवलप करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। यही पीस की जरूरत यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन की फॉर्मेशन में रिजल्ट करती है। और यह फॉर्मेशन एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस था जो वॉर के बीच में ही शुरू हो जाता है और वॉर एंड होने के तुरंत बाद मैच्योर होता है। और ये यूएन आने वाले समय में इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में अपने प्रीडिसेसर लीग ऑफ नेशंस से ज्यादा सफल साबित होता है। आज हम यूएन के एवोल्यूशन की हिस्ट्री के साथ साथ उसके स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे। आइए शुरुआत यूएनओ के एवोल्यूशन से ही करते हैं। The evolution of the UNO। यूएनओ की रूट्स शुरू होती हैं अगस्त 1941 के अटलांटिक चार्टर से। अटलांटिक चार्टर को यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटिश पीएम चर्चिल द्वारा अटलांटिक ओशन में एक बैटलशिप पर साइन किया गया था, जिसमें फ्यूचर वर्ल्ड के लिए कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स को डिक्लेयर किया गया था। उदाहरण के तौर पर चार्टर में कहा गया था कि भविष्य में बिना लोगों की सहमति के कोई भी टेरिटोरियल चेंजेस नहीं किए जाएंगे। साथ ही कोई भी देश अग्रेशन की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर सकेगा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि सभी लोगों को अपनी खुद की गवर्नमेंट चूज और फॉर्म करने का पूरा अधिकार रहेगा। चार्टर यह भी डिक्लेयर करता है कि नाजी जर्मनी और फैशिस्ट इटली की डिफीट के बाद सभी स्टेट्स फ्रीडम एंजॉय कर सकेंगे। साथ ही सी रूट्स किसी एक देश की मोनोपोली नहीं रहेंगे और लेबरर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव किया जाएगा। इसके बाद 1 जनवरी 1942 को यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन के लिए डिक्लेरेशन जारी की जाती है। यूएस, यूके, यूएसएसआर और चाइना के अलावा 26 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स इस डिक्लेरेशन को साइन करते हैं। ये सभी प्लेज करते हैं कि अपने कॉमन एनिमी को हराने के लिए एक दूसरे के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। साथ ही एक्सिस पावर्स के साथ कोई भी सेपरेट टॉक्स या पीस ट्रीटी साइन नहीं करेंगे। 7 अक्टूबर 1944 को डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसे यूएस, यूके, यूएसएसआर और चाइना द्वारा अटेंड किया जाता है। और यहां ये 4 पावर्स मिलकर यूएस गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज्ड प्लान को एग्जामिन करते हैं। इस प्लान में सिक्योरिटी काउंसिल के क्रिएशन की बात कही गई थी। इसे यूएन की बाकी मेंबर स्टेट्स में भी सर्कुलेट कर दिया जाता है। इसके बाद 25 अप्रैल 1945 को हुई सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में 51 देश यूएन चार्टर पर साइन करते हैं। 25 जून 1945 को चार्टर फॉर्मली अडॉप्ट किया जाता है और ये यूएन के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिक्लेयर करता है। आइए इसके आधार पर डिसाइडेड यूएन के पर्पस को डिटेल में जानते हैं। द पर्पस ऑफ द यूएन। यूएन चार्टर का आर्टिकल 1 इसके एम्स को डिक्लेयर करते हुए कहता है कि यूएन का एम वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना होगा। इसके साथ ही ये पूरे विश्व में इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल प्रोग्रेस को इनकरेज करते हुए कॉन्फ्लिक्ट के कारणों को भी रिमूव करने का काम करेगा। यूएन का एक एम सभी इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स के राइट्स और सभी नेशंस के राइट्स की रक्षा करना भी होगा। साथ ही ये नेशंस के बीच फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करने का काम करेगा और यूनिवर्सल पीस के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स लेगा। यूएन के पर्पस को समझने के बाद आइए अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन। यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आइए एक एक करके इनको डिटेल में जानते हैं। द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली यूएन का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है
जहां यूएन की सभी एक्टिविटीज को डिस्कस किया जाता है। हर एक मेंबर नेशन असेंबली में अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव्स भेज सकता है, लेकिन हर नेशन के पास वोट सिर्फ एक ही होता है। जनरल असेंबली साल में एक बार मिलती है और 3 महीने तक इसका सेशन चलता है। हालांकि किसी क्राइसिस की सिचुएशन में मेंबर्स द्वारा या फिर सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा इसका स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है। इसका काम इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना और उन पर डिसीजंस लेने का है। इसके साथ ही ये यूएन बजट को भी कंसिडर करती है और सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स भी इसी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। असेंबली के द्वारा और बहुत सी यूएन बॉडीज के वर्क को सुपरवाइज भी किया जाता है। डिसीजंस के लिए यूनानिमस वोट की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि कई बार तो सिंपल मेजॉरिटी ही काफी होती है। हालांकि कुछ ऐसे इश्यूज जो कि असेंबली को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। इसमें नए मेंबर्स को एडमिट करना या एग्जिस्टिंग मेंबर्स को एक्सपेल करना और पीस मेंटेन करने के लिए लिए जाने वाले एक्शंस जैसे डिसीजंस शामिल हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स। 1966 तक इसमें 5 परमानेंट और 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स हुआ करते थे। उसके बाद नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया गया, जिससे टोटल मेंबर्स की संख्या अब 15 हो गई है। 5 परमानेंट मेंबर्स में यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस और चाइना आते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स को जनरल असेंबली द्वारा 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल यूएन का सबसे इंपॉर्टेंट विंग है, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल ड्यूटी में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना आता है। ये अपने सेशंस फोर्टनाइटली होल्ड करती है, लेकिन जरूरत होने पर इन्हें शॉर्टर इंटरवल्स पर भी किया जा सकता है। परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो की भी पावर है, यानी जरूरत होने पर वो मेजॉरिटी ओपिनियन को रिजेक्ट कर सकते हैं। द सेक्रेटेरिएट। ये यूएन के ऑफिस स्टाफ की तरह है और इसमें 50,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। इनका काम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखना, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, ट्रांसलेशंस एंड इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने का होता है। इसकी अध्यक्षता सेक्रेटरी जनरल करता है, जिसे सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर असेंबली द्वारा 5 साल के टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है। सेक्रेटरी जनरल यूएन के मेन स्पोक्सपर्सन की तरह एक्ट करता है और किसी भी सीरियस लगने वाले मैटर की तरफ सिक्योरिटी काउंसिल का ध्यान खींच सकता है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन की जुडिशियल बॉडी की तरह काम करता है। इसमें 15 जजेस होते हैं, जिन्हें 9 ईयर टर्म्स के लिए असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा जॉइंटली इलेक्ट किया जाता है। कोर्ट का काम इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करना है, लेकिन यूएन का कोई भी मेंबर स्टेट इसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। इसका मतलब कोर्ट के पास किसी तरह का कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल की ड्यूटी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अफेयर्स को देखने की है। हालांकि इसका शुरुआती काम फॉर्मर कॉलोनीज में कॉलोनियल एक्सपेंशन को प्रिवेंट करना था। काउंसिल अपना चेयरमैन खुद इलेक्ट करती है और हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 54 मेंबर्स होते हैं, जिन्हें असेंबली द्वारा 3 साल के पीरियड के लिए इलेक्ट किया जाता है। इसके बाद काउंसिल खुद एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनती है। काउंसिल मेंबर नेशंस की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस, ह्यूमन राइट सिचुएशन और हेल्थ कंडीशंस को ऑब्जर्व करती है और नेसेसरी रिकमेंडेशंस को असेंबली के सामने रखती है। काउंसिल का पर्पस इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर को अश्योर करना और लोगों को ह्यूमन राइट्स के प्रति कॉन्शियस बनाना है। काउंसिल के अंदर यूएन की बहुत ही स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जैसे कि यूनेस्को, आईएमएफ, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ एटसेट्रा काम करती हैं और इस तरह आज ये यूएन की सबसे ज्यादा एक्टिव ऑर्गन बन चुकी है। ये तो बात हो गई यूएन के स्ट्रक्चर की, लेकिन जिस काम के लिए यूएन को फॉर्म किया गया था उसमें इसने कितनी सफलता हासिल की, आइए वो जानते हैं। यूएन अ सक्सेस और फेलियर। वैसे तो यूएन की अब तक की जर्नी मिक्स्ड सक्सेस वाली रही है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अपने पीस कीपिंग एफर्ट्स में ये लीग ऑफ नेशंस से तो ज्यादा ही सफल रही है। यूएन की सक्सेस के एक्सटेंट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है
कुछ ऐसे मेजर डिस्प्यूट्स को डिस्कस करना जहां यूएन इन्वॉल्व रहा है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ए, वेस्ट न्यू गिनी 1946। 1946 में यूएन ने डच ईस्ट इंडीज को हॉलैंड से इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद की, जो इंडोनेशिया बन गया। लेकिन वेस्ट न्यू गिनी को लेकर कोई अग्रीमेंट नहीं हो पाया। इसे दोनों ही देश क्लेम कर रहे थे। 1961 में इसको लेकर फाइट शुरू हो गई। यूएन के सेक्रेटरी जनरल यूथान की अपील पर दोनों देशों ने फिर से नेगोशिएशंस शुरू की, जिसमें तय हुआ कि टेरिटरी को इंडोनेशिया का पार्ट बनना चाहिए। ट्रांसफर को यूएन फोर्स द्वारा ऑर्गेनाइज और पुलिस किया गया। इस केस में यूएन ने नेगोशिएशंस को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाई। पैलेस्टाइन 1947। पैलेस्टाइन में चल रहे जूस और अरब्स के बीच के डिस्प्यूट को 1947 में यूएन के सामने ले जाया गया था। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यूएन ने फैसला दिया था कि पैलेस्टाइन को डिवाइड करते हुए जूइश स्टेट ऑफ इजराइल को सेटअप किया जाए। यह फैसला यूएन के सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस में से एक है और इसे मेजॉरिटी ऑफ अरब्स ने नहीं माना था। इसके बाद अरब स्टेट्स और इजराइल के बीच हुए सीरीज ऑफ वॉर्स को रोकने में भी यूएन असफल रहा था। हां, उसने सीज फायर्स अरेंज करने और सुपरवाइजरी फोर्स प्रोवाइड करने का अहम काम जरूर किया था। साथ ही यूएन रिलीफ और वर्क्स एजेंसी ने अरब रेफ्यूजीज की देखभाल करने में भी मदद की। द कोरियन वॉर 1950 to 1953। जून 1950 में जब कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को इन्वेड किया, तो सिक्योरिटी काउंसिल ने तुरंत ही नॉर्थ कोरिया के एक्शन की आलोचना करते हुए रेजोल्यूशन पास कर दिया और मेंबर स्टेट्स को साउथ कोरिया की मदद करने के लिए भी बोला। हालांकि ऐसा करना सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया था क्योंकि रशियन डेलीगेट्स उस समय सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद नहीं थे, वरना वो जरूर इस रेजोल्यूशन को वीटो कर देते। 16 देशों के ट्रूप्स ने इन्वेजन को रोकने में मदद की और 38th पैरेलल के अलोंग दोनों कोरियाज के बीच के फ्रंटियर को प्रिजर्व किया। द सुएज क्राइसिस 1956। 1956 में जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट नासिर ने अचानक से सुएज कनाल को नेशनलाइज कर दिया, तो कनाल में शेयर रखने वाले देश यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस ने इसका विरोध किया और अपने इंटरेस्ट की रक्षा के लिए ट्रूप्स भेज दिए। इसी के साथ ईस्ट की तरफ से इजराइल ने भी इजिप्ट पर हमला कर दिया। इन सभी का असली मकसद प्रेसिडेंट नासिर को खत्म करना था। सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को तो फ्रांस और ब्रिटेन ने वीटो कर दिया, जिसके बाद जनरल असेंबली ने 64 वोट्स की मेजॉरिटी के साथ इन्वेजन को कंडेम किया और ट्रूप्स वापस लेने को कहा। विरोध में सिर्फ 5 वोट्स ही थे। अग्रेसर नेशंस अपने खिलाफ वालों की बड़ी संख्या देखते हुए विड्रॉल के लिए मान गए। बस यही शर्त रखी कि यूएन कनाल को लेकर रीजनेबल सेटलमेंट इंश्योर करे। इस तरह यूएन के इंटरवेंशन की वजह से एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने से बच गया। साइप्रस। साइप्रस ने 1964 से ही यूएन को बिजी रखा हुआ है। 1963 में यहां ग्रीक्स और टर्क्स के बीच सिविल वॉर शुरू हो गया। मार्च 1964 में यूएन पीस कीपिंग फोर्स यहां पहुंच गई और पीस को रिस्टोर किया, लेकिन ये एक अनईजी पीस थी और साइप्रस में 3000 यूएन ट्रूप्स को परमानेंटली तैनात रखना पड़ता है। 1974 में साइप्रस में रह रहे ग्रीक्स ने आइलैंड को ग्रीस के साथ यूनाइट करने की कोशिश की, जिसके बाद टर्क्स ने टर्किश आर्मी के ट्रूप्स की मदद से आइलैंड की नॉर्थ वाली टेरिटरी को सीज कर लिया। इसके बाद वो इन एरियाज में से सभी ग्रीक्स को एक्सपेल भी करना चाहते थे। यूएन ने इस इन्वेजन की आलोचना की, लेकिन टर्क्स को वहां से हटाने में कामयाबी नहीं मिली। लास्ट में यूएन फोर्सेस सीजफायर जरूर अचीव कर लेते हैं और आज भी ग्रीक्स और टर्क्स के बीच के फ्रंटियर को पुलिस कर रहे हैं, यानी कि यह डिस्प्यूट आज भी सॉल्व नहीं हो पाया है। इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि यूएन का परफॉर्मेंस मिला जुला ही रहा है। कुछ डिस्प्यूट्स तो उसने सफलतापूर्वक सॉल्व किए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें वो सॉल्व नहीं कर पाया। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि यूएन काफी हद तक अपने एम्स पूरा करने में सफल रहा है, क्योंकि इसने थर्ड वर्ल्ड वॉर को नहीं होने दिया है। इसके अलावा यूएन ने सोशो इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन फील्ड में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसकी वजह से आज दुनिया एक बेहतर जगह बन सकी है। यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जैसे कि WHO, FAO, ILO एटसेट्रा ने वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा काम किया है।
इसी वजह से यूएनओ आज एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन कहा जा सकता है। कंक्लूजन। दोस्तों, यूएनओ का फॉर्मेशन लीग ऑफ नेशंस के सक्सेसर के तौर पर हुआ था और हम बिना संकोच के कह सकते हैं कि इसने अपने प्रीडिसेसर से ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली है। न सिर्फ इसने वर्ल्ड पीस के लिए अहम काम किया है, बल्कि दुनिया को इकोनॉमिकली और सोशली बेटर बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ाया है। हां, बदलते समय के साथ इस इंस्टीट्यूशन में भी कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, जैसा कि इंडिया जैसे देश कहते आए हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा अहम है सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना। हम उम्मीद करते हैं कि यूएनओ जल्द ही इन रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ेगा और खुद को एक कामयाब और रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में जारी रखेगा।